हम लोग जो आज बात कर रहे हैं इस पे क्वेश्चन तुम लिख के ले लो, नीट में आएगा ही आएगा। जो अब बात कर रहे हैं उस पे क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा, ऐसे समझ लो। हम लोग बात करेंगे अब एक्स रेज की। एक्स रे को तुमने काफ़ी बार सुना होगा, बोले कहाँ, बोले फ्रैक्चर हो गया क्या कराया हो, एक्सरा कराया हो। एक्सरा बोलते हैं ना हम लोग, यानी कि एक्सरे पढ़वाओ। तो कोई भी काम, कोई भी टूट फूट हो जाए क्या कर दो, एक्सरे कर दो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एक्सरे की। सर एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो वेवलेंथ होती है वो याद करना है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी वेव आएगी वो क्या कहलाएगी तुम्हारी, वो कहलाएगी तुम्हारी एक्सरे वेव। एक्सरे वेव कहलाती है, जो भी वेव इसके बीच में होती है वो एक्सरे वेव कहलाती है, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछा जाए नैनोमीटर के काउंट डाउन में पूछा जाए कि बताओ अगर मैं नैनोमीटर में जाऊं, किसमें जाऊं, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में कोई टेंशन नहीं, इसे कर देना 1 नैनोमीटर और यहां पर क्या कर देना 1000 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में कहेगा तो क्या कहोगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और अगर एंगस्ट्रॉम में बोलेगा तो 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब तुम जानते हो 10 की पावर -10, नैनोमीटर तुम जानते हो 10 की पावर -9, ठीक है। ये एक्सरे होती है। सर एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है, भेदन क्षमता, ठीक है, किसी चीज़ को भेद के आगे की ओर निकल जाना। अब जरा समझने की बात यह है सर, जब हम लोग एक्सरा कराते हैं, जरा तुम लोग सोचो जरा, हम लोग जब एक्सरा कराते हैं तो एक्सरे कराने से क्या होता है सर, कि हमें हमारा फ्रैक्चर पता चल जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर का मतलब क्या, देखो ऐसा है जैसे हमने कहा तुमसे, तुमने एक चाय बनाई, ठीक है। जब तुम चाय बनाते हो तो तुम क्या करते हो भाई, छलनी से छानते हो या मेहमानों को ऐसे ही सर्व कर दी, लो पियो इसे, ठीक है। छलनी से क्यों छानते हो भैया, छलनी से क्यों छानते हो, जिससे कि चाय पत्ती अलग हो जाए, अदरक डालिए अलग हो जाए, मतलब जो भी तुमने मटेरियल डाला है वो अलग हो जाए, चाय चाय हमारी। मुझे बताओ उसके अंदर चाय कप में क्यों चली गई और बाकी सब छलनी में क्यों रह गया, उसका क्या कारण है बोलो। क्योंकि उसका जो साइज है, जो भी मटेरियल था उसका साइज, उसका जो साइज है वो उस छलनी के साइज से क्या है ज़्यादा, यानी कि छलनी के जो छेद हैं उनके साइज से क्या है, तभी तो वो ऊपर रह गया, बाकी सब कहाँ चले गए। अगर कतई ऐसे ही तुम एक्सरे के समझो बेटा, जो एक्सरा होता है ना, एक्सरे भी क्या होता है कि हर कोई भी वेव हुई, उस वेव की भी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, ठीक है। जब एक्सरे, सिर्फ एक्सरे एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे हाथ पर डाली जाए, हमारे हाथ पर डाली जाए, तुम्हें पता है जो हमारी खाल है इससे ज़्यादा डेंसर क्या होती है, हमारी हड्डी होती है। हड्डी, किसी भी बंदे की हड्डी हुई, किसी की चीज़ की हड्डी हुई, वो हड्डी ज़्यादा डेंसर होती है खाल से। तो जो एक्सरे क्या करती है, एक्सरे जब हमारे हाथ पर पड़ी या हमारे पैर पर पड़ी तो इसका जितने भी यहाँ पर तुम्हारा मांस है, ठीक है, जो भी मांस है या जो कुछ है उस सबको तो वो पार कर जाती है, तो सबको पार कर जाती है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाती। बात समझ में आ रही है, हड्डी को पार नहीं, क्योंकि हड्डी ज़्यादा डेंसर है, हड्डी ज़्यादा डेंसर है, हड्डी को पार नहीं कर पाती और सबको पार कर जाती है। अब तुमने क्या किया, तुमने ऐसे हाथ अपना रखा, ऐसे हाथ रखा, यहाँ पर एक्सरे डाली, एक्सरे डाली तो वो हड्डी को पार नहीं करेगी, बाकी सबको पार। अब जहाँ तुम्हारा फ्रैक्चर होगा क्या वहाँ भी पार कर जाएगी, वहाँ भी पार, जहाँ फ्रैक्चर होगा, जहाँ टूटा हुआ होगा वहाँ भी तो पार कर जाएगी, ठीक है, वहाँ भी पार कर गई तो हमें परछाई मिल जाती है। क्या मिल जाती है, परछाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हड्डी होती है वहाँ वहाँ तो हमें सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है। ध्यान करो, कभी देखो तुम हाथों एक्सरे को देखो, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक्सरे, वहाँ से एक्सरे पास नहीं हुई है। अब हमें हड्डी की संरचना तो पता होती है कि हमारी हड्डी ऐसे ऐसे यहाँ जुड़ी हुई है। अब जहाँ क्रैक होता है वहाँ से एक्सरे पास हो गई, वहाँ से एक्सरे पास हो गई, पास हो गई तो वहाँ हमें सफ़ेद दिखाई नहीं। अच्छा अब देखो, मान लो तुम्हारी उंगली है, ये ऐसी उंगली है, ठीक है। अब उंगली तुम्हारी यहाँ से कटी, मतलब क्या है, फ्रैक्चर है, तो यहाँ पर एक्सरे पास हो गई तो यहाँ पर हल्का काला काला आ गया, ठीक है, और ये पूरा सफ़ेद। अब हमें पता है हमारी उंगली तो ऐसी थी, सही उंगली होती है वो तो ऐसी, इसका मतलब तुम क्या कहोगे बेटा, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, फ्रैक्चर, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा फ्रैक्चर है। तो इसलिए हम लोग एक्सरे का यूज़ करके हम लोग इसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है सर, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर हम लोग इसके प्रोड्यूस की बात करें, हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं एक्सरे को, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं।
तो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, एक कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जिसका हाई एटॉमिक मास हो, हाई एटॉमिक मास। एक कोई हमने प्लेट ली, उस प्लेट के साथ में इधर हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम लिया, या इलेक्ट्रॉन गन बोल देते हैं इसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन, ऐसे इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। मैं बता रहा हूं तुम्हें सब। अब सोचो सर, इलेक्ट्रॉन गन है ये, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है ना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पर स्ट्राइक करेंगे, इस पर स्ट्राइक करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होती है, जब इससे स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वो कम होती है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है सर, वो एनर्जी निकलती है एक्सरे के फॉर्म में, ठीक है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकलेगी, एक्सरे के फॉर्म में। सर यहां पर हम क्या देते हैं सर, वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं, वोल्टेज। अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता था एक, E इक्वल टू क्या होता था, HC अपॉन E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये एनर्जी का हमारा ऐसे फार्मूला ऐसे होता था। अब सर जी देखो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि ये एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो कैसे रही है। इसका एक कारण तुम ऐसे समझो, मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक कोई एटम है, एटम है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया बहुत तेजी से। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, ये मेटल है, मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत तेजी से। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आएगा, इलेक्ट्रॉन इससे पास होगा, पास होगा। जब इलेक्ट्रॉन इससे पास होगा तो इलेक्ट्रॉन की गति जो पहले वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, कम। यहां पर क्या थी बेटा, हाई एनर्जी थी, हाई एनर्जी थी। यहां क्या हो गई, बोलो, लो एनर्जी हो गई। जब एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई। वो एनर्जी कहां प्रोड्यूस हो गई, बोलो, एक्स रेज में। एनर्जी कहां निकल गई भाई, एक्स रे एनर्जी निकली। तो देखो एनर्जी कम हुई तो वो एक्स रे या फिर फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में क्या निकली, बाहर निकली। कहते इसी टाइप को इसको समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया। वो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब इस मेटेलिक प्लेट पर टकराया तो इससे इलेक्ट्रॉन की जो पहले वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही वेलोसिटी कम हुई तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई, और वो एनर्जी कहां पर निकली, वो एनर्जी निकली किसके रूप में, एक्सरे के रूप में प्रोड्यूस होती है, एक्सरे के रूप में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिगर नोट डाउन करो। फिर जैसे मैंने तुमसे अभी बोला कि सर यहां पर जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गन है उससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे पड़ा और उससे क्या निकला, तुम्हारा एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब तुमसे अगर ये कहा जाए कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो ये कहे सर मैं अपने घर पे एक्सरे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो तुम कह रहे हो सर हम अपने घर पे एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जिससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हो और हम घर पे ही क्या करेंगे, घर पे ही मरीजों का इलाज करेंगे अपने आप खुद मशीन बना के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, HC अपॉन, और यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, EB, E जहां B क्या है, वोल्टेज, B क्या है, वोल्टेज, साथ में HC अपॉन लैम्डा। तो अगर सर मैं लैम्डा निकालूं, क्या HC अपॉन EV करूंगा, HC अपॉन क्या करूंगा, EV, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखो मैंने सर इलेक्ट्रॉन गन भी निकाल ली, लगा ली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन, और यहां पर ये क्या है, ये मेटल प्लेट भी ले ली। अब मुझे ये जानना है कि मैं कितना वोल्टेज लगाऊं कि मुझे यहां से क्या प्रोड्यूस हो, एक्सरे प्रोड्यूस हो, क्या प्रोड्यूस हो, एक्सरे। तो देखो कितना वोल्टेज लगाया जाए कि अपन को यहां पर एक्सरे प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने फार्मूला देख लिया, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या आया सर,
लैम्डा इजिकल टू आप क्या बोल रहे सर, एच सी अपॉन बोलो ईवी, यही तो आया। अगर मैं सर यहां से बी निकालूंगा तो क्या एच सी अपॉन ई लैम्डा करूंगा सर, एच सी अपॉन, मुझे कितना वोल्टेज लगाना है ये देखो। अब सबसे बड़ी देखो, अगर हम लोग एच सी की बात करें, किसकी बात करें, एच सी की, तो एच सी की वैल्यू तुम्हें पता है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम अपॉन ई लैम्डा, ठीक है, ई से ई। तो बी का फार्मूला क्या आया, 12,375 एंगस्ट्रॉम अपॉन। अब जरा सोचो सर मेरी लैम्डा कहां से कहां तक होती है, सबसे कम लैम्डा क्या है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले 0.1 एंगस्ट्रॉम अगर इसमें रखूं तो B इजिकल टू देखो 12,375 बटे 0.1 एंगस्ट्रॉम, नीचे एंगस्ट्रॉम, अगर इसे काटेंगे तो 12,000 क्या ये वोल्ट आएगा, अरे बोलो कितना चाहिए, 1,23,750 वोल्ट। अगर तुम इतना वोल्टेज लगाओगे 1,23,750 वोल्ट तो तुम्हें कितने की लैम्डा निकलेगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम की। बात समझ में आ रही है। अब मैं मैक्सिमम ये वाला भी तो लगाऊं सर दूसरी तरफ, सर अगर मुझे 100 एंगस्ट्रॉम की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो B इजिकल टू 12,375 बटे 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम किया तो कितना आया 123.75 वोल्ट, कितना आया 123.75। इसका मतलब ये है कि जो मेरी मशीन है उस मशीन में मेरा वोल्टेज इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हो गया तो लैम्डा 100 से ज्यादा हो जाएगी, सही है, और इससे ज्यादा हो गया तो लैम्डा इससे कम हो जाएगी, और कम हुई तो वो मेरी एक्सरे होगी नहीं, एक्सरे नहीं होगी। फिर क्या करें हम ऐसी वोल्टेज लें जो इन दोनों के बीच में ले, ठीक है, बीच में कैसे 250 वोल्टेज या 220 वोल्टेज जो तुम्हारे घर पे आ रही है, जो तुम्हारे घर पे आ रही है, ठीक है, इतना 220 आती है, ठीक है, तो 220 वोल्टेज हम लोग आराम से लें और उससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होगी, आराम से घर पे काम होगा। जो भी एक्सरे की मशीन कभी भी आप देखोगे, जो एक्सरे की जो काम करते हैं जहां वो वोल्टेज लेते हैं वो यही वाले वोल्टेज चलाते हैं सब, इसीलिए चलाते हैं, ठीक है। और कम अगर 200 भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, 150 भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, 123.75 से कम ना हो, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, इससे ज्यादा ना हो और इससे कम वोल्टेज ना दो, ठीक है। इससे ज्यादा वोल्टेज होता नहीं, जो बड़े बड़े तारे होते हैं ये बहुत बड़े लाखों वोल्टेज चलता है, 2.5 लाख 3 लाख, हाँ आवाज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसमें। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, एक्सरे की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हें बहुत याद करनी है 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। दूसरी इनविजिबल होती है। सर विजिबल क्यों नहीं होती, अरे विजिबल तो तब होती है ना 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती, तभी तो हमें दिखाई देती, अगर उससे कम है तो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि इनविजिबल होती है। ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो c के क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि c के इक्वल होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या दिखाती है, ये रिफ्लेक्शन शो करती है, ये रिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है, सब कुछ ये शो कर रही है, यानी कि दिखाती है। अगला, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे गामा रेज है, गामा रेज भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब अगला देखो, कैरी नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर देखो, लेड इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्स रे, एक्स रे को एब्जॉर्ब करने का जो सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर है वो क्या है, तुम्हारा लेड है। लेड को क्या बोलते हैं, पीवी, क्या बोलते हैं, पीवी। और इसमें देखो, अगर तुम और देखोगे क्या किस लिए प्रॉपर्टीज है या किस लिए काम आती है, फ्रैक्चर को, फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के लिए काम आती है, वो मैंने लिखवाया नहीं है, ठीक है। अगला, बोन्स और हैवी मेटल्स को पार
नहीं कर पाती, ठीक है, ये नहीं लिखवाया है। अगला देखो जो तुम्हें याद होते हैं, और जैसे अगला नंबर जैसे कि अगर ज़्यादा ह्यूमन बॉडीज़ में रहेगी तो ह्यूमन बॉडीज़ को क्या करेगी, डिफेक्ट कर देती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज़ को क्या करेगी, डिफेक्ट, तो वो भी मैंने नहीं लिखवाया है इसमें, ठीक है। तो मेन बेन जो है वो मैंने इसमें ऐसे लिखवा दिए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज की। अब सबसे पहले देखो सर, मैंने कहा मेरे पास में मान लो कोई एक एटम है, सोचो बच्चों, जैसे एक एटम है, वो एटम के चारों ओर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या, KLMNO, KLMN खाली पढ़ते हैं बस इतना, ठीक है। अगले भी होते हैं क्या, KLMN, यही तो होते हैं, देखो 4 होते हैं। देखो ऐसा है, इस वाले को क्या बोलते हैं हम, K, इसको L, फिर M, उसके ऊपर, चलो ठीक है, लो इसके ऊपर भी ले लिया मैंने, ठीक है, इसके ऊपर N, ये हो गए। अब जरा सोचना सर, अगर मेरे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अगर सर जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन देखो, ये क्या है 1, ये क्या है फर्स्ट, K बराबर ये या N बराबर 1 है, ये N बराबर बच्चों 2, N बराबर 3, N बराबर 4। मुझे बताओ क्या कोई इलेक्ट्रॉन 1 से यहाँ आएगा, कतई नहीं, 1 से यहाँ कभी नहीं आता है, 1 से यहाँ, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, अगर इसमें गिर गया तो खत्म नहीं हो जाएगा, सही है, और अगर ऐसे खत्म होते रहे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। क्यों, हम किससे बने, अरे एटम है नहीं हमारे अंदर, हैं, इसके अंदर भी, सब चीज के अंदर, दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके अंदर एटम है नहीं, ठीक है, सबके अंदर एटम है तो सबके अंदर न्यूक्लियस है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये सर जी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव खत्म कर देंगे, तो ये आपस ही में खत्म नहीं हो जाएगा, तो पूरी दुनिया एकदम धुआं नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी, धुआं, सही है। मेन चीज है यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है बेटा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कौन से ऑर्बिट में है, सेकंड में, किस में है, L में, L से किस में आता है बच्चों, K में, यहाँ एनर्जी ज़्यादा, यहाँ एनर्जी कम, तो कुछ ना कुछ एनर्जी भैया कमी हुई, ज़्यादा से कम में आया तो एनर्जी निकली, मैंने क्या कह दिया, कितनी एनर्जी निकली बच्चों, h एनर्जी निकली, सही आ रही है। सर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो अगर मैं इसी चीज़ का एक ग्राफ बना रहा हूँ, मैं इतने से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जरा देखना एक बार गौर करके देखना बच्चों, जैसे मैंने जब हाइड्रोजन के लिए बनाया था, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ऐसे ही यहाँ बनता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए था वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू बोलो 4, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट में आता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, K अल्फा, क्या बोलेंगे, K अल्फा। अगर कोई थर्ड से फर्स्ट में आता है तो क्या बोलेंगे, K बीटा, ठीक है। और अगर कोई फोर्थ से आता है तो क्या बोलेंगे, K गामा। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर कोई यहाँ से थर्ड से सेकंड में आता है तो K के बाद क्या आता है, L, तो क्या बोलेंगे, L अल्फा। अगर कोई L बीटा, यही तो होता है, और कोई अगर ऊपर से आएगा तो क्या बोलेंगे, L गामा। हालांकि ऊपर से आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, आते ही नहीं है, सही है। ऐसे ही KL, ऐसे ही तुम M को भी तो बोल सकते हो, ठीक है। अगर कोई यहाँ से फोर्थ से यहाँ आएगा M अल्फा, कोई और कहीं से आएगा, फिफ्थ से आएगा तो M बीटा। बात समझ में आ रही है। अब देखो तुमसे कहा गया बच्चों, देखो तुमसे कहा गया, बताओ कोई K अल्फा, जैसे ही K अल्फा दिमाग में आए तुरंत समझ जाना 2 से कहाँ आ रहे हैं, 1 में। जहाँ भी K बीटा दिमाग में आए तुरंत समझ जाना 3 से कहाँ आ रहे हैं, 1 में। K गामा दिमाग में आए समझ जाना 4 से कहाँ आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इसमें ये ऐसे हम लोग आते हैं। सर अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ के लिए लैम्डा के लिए, सर जो लैम्डा के लिए मैंने हाइड्रोजन के लिए जो फार्मूला था ना हाइड्रोजन का, ये इससे पहले जो मैंने कराया था, तो क्या था मेरा, बोलो, R, साथ में क्या था, Z, वैसे क्या था, Z स्क्वायर था,
ये खाली जेड था, खाली जेड था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जेड माइनस बी ब्रैकेट, हाँ इसका स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर 1/, बात समझ में आ रही है, ये होता है, सही है। और कुछ चीज़ें और याद रखनी है, क्या, b की वैल्यू, b की वैल्यू, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b, देखना बेटा, फॉर k के लिए, किसके लिए, k के लिए, k के लिए b की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1। l के लिए b की वैल्यू होती है 7.4, KL m के लिए b की वैल्यू होती है 19.2, ठीक है। m के लिए b की वैल्यू 19.2। तुमसे जो क्वेश्चन में आएगा वो सिर्फ k ही आएगा, क्या आएगा, k, ठीक है, k ही आएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो k के लिए b की वैल्यू 1 होती है, वैसे क्या होती है, b की l की वैल्यू 7.4 होती है, यहाँ क्या होती है, 19.2 होती है, ठीक है, सही है। इसे नोट डाउन करने के बाद फिर उसकी अगली बात करेंगे। होता था वो तुम्हें बस खाली उतना याद रखना है, उधर होता था 1/λ RZ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन होता था तो Z की वैल्यू 1 हो जाती थी, तो सिर्फ क्या बचता था, R 1/n1 स्क्वायर 1/r। R क्या होता है सर, रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या होता है, जिसकी वैल्यू तुम्हें खाली बस इतना याद रखो, R = 1 × 10⁷ या 10⁷ पर मीटर, खाली बस इतना याद रखना है तुमको। अब देखो, जब मैंने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों को पढ़ाया था, या जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बात बहुत क्लियर कट बोली थी, जरा सोचो। देखो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा, के गामा की। क्यों, क्योंकि ये हायर से कहाँ आ रहा है भैया, सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम किसकी होगी, के में कह रहा हूँ, के में, के अल्फा की, के अल्फा की, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप सिर्फ इतना है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा से कतई कम में आ रहा है ये। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सर किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी के गामा की। फिर किसकी होगी, बोलो, के की बात हो रही है सिर्फ, बीटा की। और सबसे कम किसकी होगी, के अल्फा की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में बात करूं तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी सर, के अल्फा की। और सबसे कम किसकी होगी, के गामा की, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ जो होती है E = SC/λ होता है। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए तो मुझे बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा किसकी होगी, L में L गामा की। फिर किसकी होगी, L बीटा की, किसकी होगी, L बीटा की। और फिर किसकी होगी, L अल्फा की, ठीक है। ये आप पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ऐसे इसमें भी बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूं बेटा KLM सीरीज में, KLM सीरीज में, KLM सीरीज में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, K की। फिर किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी, M की। तो सबसे ज्यादा होती है सर K की, फिर किसकी होती है, L की। और फिर किसकी होती है, M की, ठीक है। ये होती है एनर्जी का। ये एनर्जी को हम लोग करें तो इस टाइप से हम लोग एनर्जी को बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम खुद बताओ मुझे, सर एल कहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये ज़्यादा होगी, ये कम, और ये और कम, ये और कम। लैम्डा की बात करिए, सबसे ज़्यादा लैम्डा क्या होगी सर, एम की सबसे ज़्यादा लैम्डा। देखो अगर तुम यहाँ पर लैम्डा के टर्म में कहोगे तो इसका लैम्डा क्या होगा, सबसे, बोलो, सबसे कम। और इसका लैम्डा सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो मैं इसी में तुमसे अगले बात करूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ किसका, ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ की बात करें हम लोग तो एक तरफ इंटेंसिटी और दूसरी तरफ वेवलेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो चलो देखो, अब एक बार जरा इसमें देखना, मैं एक बार दोबारा फिर से बना रहा हूं तुम्हारा फिगर, ये फिर से, क्योंकि फिगर नहीं बनेगा तब तक समझ में नहीं आने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। देखो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। बच्चों ऐसा होता है सर, के अल्फा क्या होगा, क्या ये के अल्फा होगा, बोलो। ये क्या होता है सर, क्या ये के बीटा होता है सर, ये क्या होता है सर, के गामा। अब तुम समझना,
बेटा लगभग नाम मात्र मतलब लगभग जीरो, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फोर्थ से कहाँ आते हैं, 1 में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, 2 से 1 में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, 2 से 1 में। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी या सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, के अल्फा सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लो यहाँ पर बेटा 100 आए, यहाँ पर 10 आए, यहाँ पर एक आया। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा कौन आ रहे हैं, के अल्फा। तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, के अल्फा की इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं ऐसे कहा जाए तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, के अल्फा की। तो अगर यहां पर ऐसे ग्राफ बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा किसकी रहती है, के अल्फा की। ये क्या है, के अल्फा, और ये क्या है, के बीटा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मतलब संख्या, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, के अल्फा की। उससे कम किसकी होती है, के बीटा की, और के गामा की होती नहीं है। सर के अल्फा उधर क्यों बनाया, अरे के अल्फा की एनर्जी क्या है, कम। एनर्जी क्या है, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो इधर वेवलेंथ बढ़ी तो रही है सर जी, इधर वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ी तो रही है। सही है, तो पहले के अल्फा, फिर क्या आएगा, के बीटा। अब मैंने किसकी बात करी, इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर, के बाद में किसकी बात करूं, एल की। किसकी बात करूं, एल की। सर एल में क्या होगा, एल में होगा सर, एक यहां से यहां आएगा, इसे क्या बोलेंगे, एल अल्फा। फिर क्या बोलेंगे सर, एल बीटा, और जो ऊपर से आएगा उसे क्या बोलेंगे, एल गामा। सही है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो 3 से कहां आते हैं, फिर तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे ज्यादा होते हैं ये, फिर होते हैं ये, और फिर होते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ बन गया। ये हो गया एल अल्फा, ये हो गया एल बीटा, और ये हो गया एल गामा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी अल्फा की, बीटा की, फिर गामा की। ये क्या है, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कर्व है। किसमें, एक्सरे में। किसमें, एक्सरे में इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ये कर्व तुम्हारा बन जाता है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने कहा कि अल्फा एक्सरे लाइन की वेवलेंथ तुम्हें पता है, बेटा एक्सरे के लिए वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बोलो, जेड माइनस। ये क्या है, यहाँ पर के है, तो के के लिए क्या होता है सर, 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/। अब यहाँ पर क्या है, के अल्फा का मतलब क्या है, 2 से किस में आ रहा होगा, 1 में। 2 से किस में आ रहा है, 1 में। और के बीटा का मतलब है कहाँ से आ रहा है, 3 से किस में आ रहा है, 1 में। 3 से किस में आ रहा है, 1 में। तो यहाँ पर सर जी 1 रखा पहले 1 का स्क्वायर, और कहाँ से आ रहा हूँ सर मैं, 2 से आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो, तो ये जो अल्फा है ये तुम्हें कितनी दे रखी है, 0.42 एंगस्ट्रॉम में। कोई बात नहीं, एंगस्ट्रॉम में ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम दूसरी देखो, दूसरा क्या है बेटा, के बीटा। दूसरा क्या है, के बीटा। तो मुझे इसकी वेवलेंथ बतानी है, इसकी वेवलेंथ। मटेरियल तो सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, तो ये भी क्या रहेगा, सेम। के बीटा के लिए कहाँ से आ रहा हूँ सर मैं, 3 से किस में आऊँगा, 1 में। सर अगर इन दोनों को मैं बटे करूँ तो इससे ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा सर, देखो ये वाला चौथा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये क्या आ जाएगा, 0.42 एंगस्ट्रॉम। सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें से करूँगा तो कितना आएगा, 3/4। यहाँ पर कितना आएगा सर जी, 8/9। ठीक है, अब देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। 9 तियां 27, 8 चौक 32, बोलो यही तो हो जाएगा सर जी। साथ में क्या आया, 0.42 एंगस्ट्रॉम। सर अगर मुझे लैम्डा बी की वैल्यू निकालनी है तो 27 इंटू 0.42 एंगस्ट्रॉम अपॉन 32। किसी से ये कट रहा है सर क्या, बोलो। फोर से काटो,
8, 4 से काटो, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, चलो 16 हो गया। यहाँ 2 से काटेंगे हम लोग, क्या बचेगा 21, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसकी लैम्डा बी अगर निकालो बेटा, देखो सबसे पहले अगर मैं सर यहाँ 25 मान लूँ, भाई तुम्हें 4 ऑप्शन ही तो देखना है, यहाँ 25 मान लो, यहाँ क्या मान लो 0.2, तो 25 की जब 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है 16 को क्या मान लो 15 से अगर भाग करेंगे इसको तो क्या आएगा बेटा, तो यहाँ 45 लगभग 0.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके आसपास आंसर देख लो, जो हो वो क्या कर दो, टिक कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चंस होगा। इतनी देर से बोली जा रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है सब कुछ वही। अब जैसे तुमसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया बेटा, देखो मैंने तुमसे हाइड्रोजन की जगह हीलियम कह दिया, क्या कह दिया, हीलियम। सोचना जरा, सोचो अगर इसी क्वेश्चन में बेटा, अगर मैं तुमसे मैंने तुम्हें एक्सरे दी, मैंने कहा मान लो मैंने एक्सरे दी तुम्हें एल अल्फा, क्या दी, एल अल्फा, और मैंने तुमसे क्या कह दिया, कौन सा आइटम है, हीलियम है, ठीक है, ये हीलियम है, ये मैंने कोई और दे दिया, तो तुम क्या करोगे, उसकी जगह जेड रखोगे और बी की वैल्यू रखोगे कितना, बताओ। एल के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 7.4, तो 7.4 का डिक्रीज करके स्क्वायर करोगे, आर की वैल्यू रखोगे। अब मुझे बताओ एल अल्फा कहाँ से कहाँ तक आता है सर, एल अल्फा कहाँ, 3 से किस में, 2 में, 3 से 2 में, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तब तुम्हें क्या आएगी, लैम्डा आएगी, तब तुम्हें लैम्डा। अगर मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर, अगर मैं हाइड्रोजन एटम ले लूँ, कौन सा ले लूँ, हाइड्रोजन एटम, एक्सरे में अगर जेड की जगह मैं क्या हाइड्रोजन एटम ले सकता हूँ, देखो अगर हाइड्रोजन एटम लूंगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो क्या कभी फ्लो होगी, नहीं। तो वहां पर क्या जाता है, एक हाई मटेरियल लिया जाता है, ठीक है। हाई मटेरियल मतलब जिसका एटॉमिक मास है ना, ये एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, तभी तो बेटा जब उस पर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उस सॉलिड से होते हुए पास होंगे, तभी तो उनकी एनर्जी कम होगी। अब जब उनकी एनर्जी कम होगी तभी तो तुम्हारी वेवलेंथ निकलेगी, तभी तुम्हारी लैम्डा निकलेगा, ठीक है। तो वो उस टाइप से हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, सही। इसको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा के लिए वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। मुझे बताओ फार्मूला क्या होता था सर, 1/लैम्डा, तुम बोले आर जेड -1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/, क्या ये फार्मूला होता था। अब सर जी सबसे पहले जो इसने कहा है वो लैम्डा तुम्हारी कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। सर ये ऐसे ही रहने दो, आर जेड -1 का होल स्क्वायर। क्यों, अब देखो यहाँ पर के अल्फा है, अल्फा का मतलब कहाँ से, 2 से किस में आ रहा हूँ, 1 में, 2 से अगर 1 में आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा। सर यहाँ क्या बचेगा, 3/4, क्या बचेगा, तो आर जेड -1 का स्क्वायर इंटू क्या बचा, 3/4, क्या यही तो आया बेटा, नहीं सॉरी, हाँ 3/4, सही बिल्कुल सही, 3/, यही तो बचेगा। सर ये हो गया 1.54। सर अगर मैं यहाँ से देखो आर जेड -1 का होल स्क्वायर फार्मूला वैल्यू निकालूं तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, देखो 4 यहाँ, 3 यहाँ, और साथ में नीचे क्या रहेगा, 1.54। बात समझ में आ रही है। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू क्यों निकाल ली, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब कोई भी इन्फिनिटी से आए, कहाँ से आए, इन्फिनिटी से, या नीचे से इन्फिनिटी पहुंच जाए, वही तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। परसों हम लोग बताए थे। तो अगर हम देखो बात करें सर जी, तुमसे क्या पूछा गया है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है ना, यानी कि तुम लैम्डा निकालो, क्या निकालो, लैम्डा। अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो सर जी देखो फार्मूला क्या होता था, आर जेड -1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले भी कॉपर था अब भी क्या है
कॉपर। अगर सेम मटेरियल है तो आर जेड माइनस 1 का स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, 4/3 1.54 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक आया हूँ मैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक। तो इन्फिनिटी से आया हूँ 1 तक, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो गया। तो सिर्फ मेरी जो देखो, अगर मैं लैम्डा को लूँगा तो मेरा अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऊपर ले जाऊँ 3.14 एंगस्ट्रॉम। अरे यही तो आई मेरी सर जी। अगर मैं देखो 4 से इसको डिवाइड करूँ तो 3 इंटू बोलो 4, ये फिर क्या होगा, कितने बचे 3, लगभग ये आएगा। ठीक है, जब इसके इससे मल्टीप्लाई करूंगा लगभग ये आएगा 1 पॉइंट, क्या आएगा 1 पॉइंट, क्या इतना एंगस्ट्रॉम आया सर, अरे बोलो लगभग ये आया। तुमसे क्या पूछा है, एनर्जी क्या पूछा है, क्या लैम्डा मुझे पता है, क्या पता है। अब मैं जानता हूँ E क्या होता है, hc अपॉन, सर hc की वैल्यू क्या होती है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये क्या आया मेरा 1 पॉइंट, ये एंगस्ट्रॉम आया। एंगस्ट्रॉम से इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगा, इसको जब इससे डिवाइड करूँगा तो लगभग जो मेरा आएगा वो आएगा, देखो मल्टीप्लाई करें तो लगभग मेरा 10,000 के करीब आ रहा है। ठीक है, लगभग किसका आ रहा है 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लगभग बेटा इससे मैंने भाग कर दिया ना, देखो इससे भाग करोगे इससे तो कम होगा, ये इससे तो वैल्यू कम होगी ना। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 14 है, क्या है। अगर यहाँ पर 0.9 होता तो इससे वैल्यू क्या होती ज़्यादा, तो इससे जो वैल्यू कम है, लेकिन इतनी भी कम ना हो तो मैंने थोड़ी कम कर दी है। कितनी कर दी 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, ये तुम्हारी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी